नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि वर्मा हिंदी विभाग से भारतीय विश्वविद्यालय की ओर से आज का पाठ है हमारा पाठालोचन, जिसके बारे में मैं आपको पिछली 2 कक्षाओं में भी बता चुकी कि पाठालोचन का अर्थ क्या होता है और उसके प्रकार क्या क्या है, किस तरीके से हम पाठालोचन में क्या क्या प्रक्रिया का हमें सामना करना पड़ता है पाठालोचन करते समय। तो आज का टॉपिक है कि पाठालोचन के भेद क्या है। तो इसके 4 प्रकार के भेद हैं कि पाठानुसंधान क्या है, पाठ संशोधन क्या है, पाठ संस्कार क्या है और उच्चतर आलोचना क्या है। तो ये 4 भेदों के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पाठ का अर्थ क्या होता है। किसी भी भाषा में लिखा ऐसा ग्रंथ जो अन्वेषण को निम्न अधिक रूप से ज्ञात हो, जिसके विषय में हम निश्चित रूप से कहा जाए या कहा गया हो, भले ही वह हस्तलिखित या प्राचीन ग्रंथ हो, लेकिन विवादास्पद ग्रंथ पर ही हम क्या बोलते हैं पाठानुसंधान संभव हो सकता है। इस प्रकार से पाठानुसंधान क्या होता है कि ये अनाधिकृत या हस्तलिखित रूप से वैज्ञानिक और मुद्रित रचनाओं का प्रमाणित पाठ निर्धारण हमारा पाठानुसंधान कहलाता है। एक ही ग्रंथ की कई प्रतियां होती है, ये कहाँ से मिली और इसमें से किसी एक को ही हम प्रमाणित क्यों मानोगे, आदि प्रश्नों का उत्तर इसी माध्यम से हम ढूंढ सकते हैं कि पाठालोचन के माध्यम से हम ढूंढ सकते हैं कि कई पुस्तकें की कई प्रतियां उपलब्ध होती है। जैसे कि आप बहुचर्चित अगर रामचरितमानस का ले लेंगे तो विभिन्न रचनाकारों ने उस पर कई अपनी टीका टिप्पणी करके वो पुस्तकें लिखी हैं। तो फिर पाठालोचन होता क्या है, किसी भी रचना का मूल या वास्तविक पाठ क्या रहा होगा, इसी तथ्य की विवेचन पाठालोचन में होता है। पाठकों या प्रतिलिपियों की खोज एवं उनकी प्रामाणिकता की परीक्षा तथा सहायक सामग्री की खोज को हम पाठालोचन हम कह सकते हैं। तो इसके भेद इस प्रकार से जैसे बताए, पहला क्या है कि पाठानुसंधान होता क्या है। तो उसमें मैं बताने जा रही पाठानुसंधान क्या होता है कि विभिन्न जो हस्तलिखित अथवा अनाधिकृत रूप से वैज्ञानिक तथा मुद्रित रचनाओं की प्रामाणिक पाठ निर्धारण पाठानुसंधान कहलाता है। फिर सेकंड है कि पाठ संशोधन क्या है। तो पाठ संशोधन में जैसे ले लेते हैं हम अमीर खुसरो, जो कि आदिकालीन कवि हैं, उसकी हम काव्य में किस प्रकार से आधुनिकता का आहट हमें समय समय पर हमें दिखता है। जैसे लोक परंपरा की पीढ़ी दर पीढ़ी काव्य संरचना या काव्य हम प्रवाह संरचन और लोक प्रकार का हम अनुक्रमण प्रमुख प्रकार से हम कारण से करते हैं। तो काव्य की भाषा में भी एक नवीन रूप हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कोई भी काव्य संग्रह हो गई, भाषा हो गई या लोक साहित्य होगी, तो उसमें हम नए किस प्रकार से हम संशोधन करके उसके नए रूप को हम लाने का प्रयास करते हैं। तो इसके विपरीत हम देखते हैं कि मौखिक परंपरा में भी प्रवाहित, जैसे कि कबीर के पदों को ही ले लो, वो पुरातन की प्रतिष्ठा में प्राचीन पोथियों की उक्तियों के वह धर्मोपदेश के आश्रय से किस प्रकार से वह आज हमारे सामने आ रही है। तो अमीर खुसरो जैसे कि 2 वर्ष पुराने बाद के भी कबीर की रचनाओं भी आज भी प्रकृति आदि के पद में वहाँ पर हमें उससे प्राप्त होता है। तो विभिन्न प्रकार से हमें रचनाओं में हमें वह देखने को मिलता है पाठ। फिर थर्ड पॉइंट हमारा आता है कि पाठ संस्कार क्या होता है। जो अप्रमाणित हो गए, निर्धारित हो गए या प्रमाणित अप्रमाणित जो रचना रहते हैं उसके मूल रूप को हम उसके मूल स्वरूप को हम लाने का प्रयास करते हैं। फिर चौथा आता है कि उच्चतर आलोचना क्या होती है, कि मूल लेखक द्वारा उपयोग में लाए गए स्रोतों का हम किस प्रकार से पृथक्करण अथवा स्पष्टीकरण उसके अंतर्गत हम समाहित होगा। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के हम भेद देखते हैं कि पाठालोचन में किस प्रकार के 4 प्रकार के भेदों का अलग अलग प्रकार से हम उसमें पाठ का हम वहाँ पर हम लिखते हैं या पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हम करते हैं। फिर मैं बताने जा रही हूँ कि हिंदी साहित्य में जैसे कि हम देखते हैं कि प्राचीन हो गया या मध्यकालीन के अनेक ग्रंथ हो गए जो आज भी हस्तलिखित रूप में हमें मिलते हैं, और स्पष्ट है कि इन्हीं से कई ग्रंथों के लेखक ने स्वयं लिखा होगा। अधिकतर ग्रंथ ऐसे भी हैं जिनमें एक से अधिक पाठ या प्रतियां हमें मिलती है। तो विभिन्न प्रकार की प्रतियों में हम देखते हैं कि पाठांतरण किस प्रकार से स्वाभाविक हो रहा है। इस प्रकार से पाठानुसंधान और प्रतियों के संपादन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार प्रतियों में हम देखते हैं कि वैज्ञानिक संपादन हो गया और पाठानुसंधान की किस प्रकार से प्रस्थापना करके हम अपरिहार्य है जो यद्यपि उपलब्ध जो हस्तलिखित ग्रंथों का हम संपादन प्रकाशन संभव नहीं है, और तत्पश्चात शोधार्थी किस प्रकार से पाठानुसंधान की वह आधुनिक विधियों से परिचय प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। इसके अभाव में वह उपलब्ध साहित्य के अध्ययन को केंद्र में रखकर वह उलझकर रह जाएगा।
तो ये सारी बहुत सारी हमारी जो प्राचीन हम ग्रंथ को लेते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हमें पाठालोचन को वहाँ पर हमें सहायता लेनी पड़ती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पाठालोचन का क्षेत्र क्या क्या है। तो ये 4 प्रकार के क्षेत्र हैं, उसमें है पहला है पाठालोचन का क्षेत्र क्या होता है। तो हस्तलिखित एवं अज्ञात रचनाओं के संबंध में पाठालोचन का कार्य महत्वपूर्ण होता है, जिसके कुछ संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। ऐसी रचनाओं का भी हम पाठालोचन की पड़ताल संभव है। सभी संरचनाओं में हम पाठ्यभेद मिल सकते हैं या संस्करणों में मिले जाने वाले भेद के कारण भी हमें आधारभूत हस्तलिखित प्रतियों में अंतर या संस्करण के संपादकों के द्वारा प्रस्तुत संशोधित रूप से हमें परिलक्षित होता है। तो कुछ लोकप्रिय रचनाओं के भी जो इस प्रकार से सापेक्ष जुड़े रहते हैं, जैसे कि हम विशलदेव रासो हो गए या रामचरितमानस हो गया या पृथ्वीराज रासो, ये सब विभिन्न उदाहरण हैं हमारे पुरातन जो हमारे रासो ग्रंथ लिखे गए हैं। उस पर हम एक संपूर्ण शुद्ध संस्करण की आवश्यकता हमें कहीं ना कहीं दिखती है। तो मुद्रित हो या प्रकाशित संस्करणों में संशोधन की आवश्यकता इसलिए भी है कि मूल या प्राचीन प्रति के द्वारा प्रमाणित सिद्ध हो जाए या मुद्रित संस्करणों के द्वारा उसका मिलान करके हम अगला संस्करण हम तैयार किया जा सकता है। तो पाठालोचन का कार्य क्षेत्र किस प्रकार से विस्तार हो गया है। तो इसमें हम देखते हैं कि हम अपने आलोचनाओं के द्वारा उसको नए हम सतत प्रयासों के द्वारा हम उसको नए लाने का प्रयास हम यहाँ पर हम करते चले जाते हैं। जैसे कि मैं बताया कि पाठालोचन का क्षेत्र क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा पाठालोचन। तो ये क्या होता है कि उपलब्ध पाठ या पाठकों के आधार पर हम मूल पाठ के बारे में हम छानबीन करना, अर्थात उपलब्ध जैसे कि छाया अनुवाद के मूल अनुपलब्ध पाठक का खोज करके उसके अंतर्गत आता है। तो यह सब हमारे जैसे संस्कृत के ग्रंथ हो गए या तिब्बती या छाया अनुवाद में हम इसको हम उपलब्ध करते हैं। फिर दूसरा आता है कि पाठ लक्षी टिप्पणी क्या होते हैं। तो उसमें हम व्याकरण या कोश की स्थापना करना या संदर्भ खोज निकालना या पाठ में उल्लेखित विषय वस्तुओं की परिगणना या विश्लेषण करना जो कि साहित्य के अध्ययन के पूर्व की आस्था होती है। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। फिर थर्ड आता है हमारा पाठ के निर्माण की छानबीन क्या होती है। पाठ निर्माण की छानबीन क्या होती है। तो निर्माण काल हो जाता है इसमें, जैसे कि कबीर के नाम में जो व्याख्यात पद दोहे जो कि उनके मूल पदों को हम ये दोहे कौन से हैं। तो इस प्रकार से कबीर की भावनाओं को भी वहाँ पर दिखाया जाता है और उनके सिद्धांत क्या थे जो उसके शिथिल हो जाते हैं। इसलिए उनकी भाषा और भाव के आधार पर तथा कबीर के युगीन प्रभाव की दृष्टि में रखकर हम पाठ के निर्णय की छानबीन करना हम हो जाता है। इस तरह हम कबीर पंथ के प्रचारकों द्वारा दोहों और पदों का निर्माण करके हम कबीर के काव्यों के साथ मिलने का जो प्रयास किया जाता है वहीं पर हम छानबीन करना या प्रचार प्रसार का हम वहाँ पर जरूरत महसूस करते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी पाठ का हम छानबीन करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि पाठ के प्रसार और विस्तारण का अध्ययन। तो पाठ में जो परिवर्तन है उसकी खोज करना, जैसे कि प्रसिद्ध कालखंड कौन सा है, ये यदि ग्रंथ का विस्तारण हुआ है तो वह कब हुआ है, कैसे हुआ, या प्रसार का स्वरूप क्या है, कब, कहाँ, कैसे, किसके द्वारा या किस भाषा, किस मात्रा में, किस संदर्भ में प्रयुक्त हुई है। तो इस प्रकार से हम अनेक प्रकार से हम पाठ का विस्तारण हम करते हैं और इस प्रकार से हम अध्ययन करते हैं। तो आज हमने देखा कि पाठालोचन के भेद क्या होते हैं और पाठालोचन का क्षेत्र क्या होता है। तो आज यहीं तक आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। कल हम फिर नए टॉपिक पर अपनी चर्चा करेंगे। नमस्कार।